students, welcome to Science Surfers. Today we are going to start our chapter Conservation of Plants and Animals Part 3. We have already studied in previous videos that there is a huge variety of life is present on this earth, and all the plant life present in a particular region of the earth is known as flora, and all the animal life present on a particular region on the earth is known as fauna. So earth is rich in flora and fauna, right? इंडिया की बात हम करें तो इंडिया हैज़ approximately 2000 species of birds, over 500 species of reptiles and amphibians, and around 30,000 species of insects, including colorful butterflies. Means insects are present on this earth. So earth is having really a rich biodiversity. There is an International Union for the Conservation of Nature and Natural Resource, that is known as IUCN, that has established a list of plants and animals whose life is threatened, जिनकी लाइफ को किसी ना किसी वजह से डेंजर है, खतरा है. तो उन सब की एक लिस्ट प्रिपेयर हुई है और उस लिस्ट को एक बुक की फॉर्म में पब्लिश किया गया है और उस बुक का नाम है रेड डाटा बुक. Means red data book is a collection of plants and animals, list of plants and animals whose life is in danger, or we can say whose existence is threatened, right? और इसमें हमने क्या किया है, उनके थ्रेटन्ड स्टेटस के हिसाब से हमने वेराइटीज को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहले आता है एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है कि when no member of a species exists on this earth, जब किसी भी तरीके की कोई भी एक स्पीशीज का कोई भी लाइफ फॉर्म अवेलेबल अर्थ पर नहीं है, वो खत्म हो गए अर्थ से, totally they have vanished, that is known as extinct. We know the dodo, passenger pigeon, Caribbean monk seal, they are some of the species that have really become extinct, right? Then we have got the endangered species. Endangered means whose life is in danger and it is high risk. When a species faces high risk of extinction, कि अभी तो उनकी कुछ अवेलेबिलिटी हमारे पास है स्पीशीज की, पर जिस तरीके से वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, तो आने वाले शॉर्ट टाइम में दे विल नॉट बी अवेलेबल, दे विल जस्ट बिकम एक्सटिंक्ट. यानी वो इस कैटेगरी से ऊपर वाली कैटेगरी में जाने में उनमें ज़्यादा देर नहीं है, तो ऐसों को हम कहते हैं एंडेंजर्ड, हुज नंबर इज़ वेरी लेस, राइट? और अगर हम उसको नहीं बचाएंगे तो वो कल क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट. तो इसमें एग्जाम्पल आता है हमारे पास ब्लू व्हेल, स्नो लेपर्ड, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग एंड टाइगर्स. हमें देखा ना, टाइगर को हम लोग कितना सेफ, टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर्स, हमने कई तरह के प्लान्स पीछे पड़े थे, हमने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं स्पेशली फॉर टाइगर्स बिकॉज दे आर endangered. Next, the category we have known as vulnerable species. Vulnerable का मतलब क्या है कि उनमें रिस्क तो है बट इतना ज़्यादा नहीं जितना endangered का है, लेकिन हाँ अगर हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो पहले वो endangered होंगे, उनका और नंबर कम होता जाएगा और देन दे विल बिकम एक्सटिंक्ट. मीन्स वल्नरेबल वो स्पीशीज हैं जिनका नंबर अभी अर्थ पर ज़्यादा है, पर कोई ना कोई वजह है जो उनको लगातार डिस्ट्रॉय करती जा रही है. सो दैट इज नोन एज वल्नरेबल स्पीशीज. दे आर दोज दैट फेस हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द मीडियम टर्म, लाइक चीता, गौर, लायन, स्लॉथ बियर एटसेट्रा. तो वी हैव गॉट 3 categories of animals
which are listed in the red data book which is published by IUCN. एक्सटिंक्ट जब टोटल कोई स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ से खत्म हो गए. दूसरा एंडेंजर्ड हुज लाइफ इज इन डेंजर, और अगर हमने उनको नहीं बचाया तो उन्हें एक्सटिंक्ट होने से ज़्यादा दूर नहीं है वो, एंड वेरी शॉर्ट टाइम दे विल बिकम एक्सटिंक्ट. और वल्नरेबल क्या है? ये ऑर्गेनिज्म है, ये स्पीशीज़ है जिनका नंबर अभी लार्ज है पर इतना भी ज़्यादा नहीं, उनकी लाइफ को किसी न किसी वजह से डेंजर है एंड दे आर जस्ट गेटिंग डिप्लीटेड. कम होते होते दे विल बिकम एंडेंजर्ड एंड देन अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट. So these are all contained in the red data book. There is a special category of species which is known as endemic species. Endemic का मतलब क्या होता है कि the species which are found only in a particular part of the world and nowhere else. जो पूरी अर्थ में बहुत एक पर्टिकुलर पार्ट में ही अवेलेबल होती हैं स्पीशीज, और वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पे और कहीं नहीं अवेलेबल हैं, तब हम उनको क्या लेबल करेंगे? एंडेमिक, राइट. एंड इसमें एग्जांपल है ये लाइन टेड मकाक. इट्स अ मंकी लाइक एनिमल बट हैविंग अ लाइन लाइक टेल. टेल के लास्ट में टेजल होता है लाइन के जैसे, एंड सी दिस फेस ऑल्सो कंटेन लाइन लाइक फीचर्स. So that is why it is known as lion-tailed macaque. It is an endemic species and which is found in the western Ghat of South India only and nowhere else. Second comes the orange-breasted sunbird. This is a sunbird which has orange breast patch on this breast. So this is also an endemic to Fynbos only, and it is found nowhere else other than Fynbos. सो दीज आर एंडेमिक स्पीशीज. इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पीशीज बहुत ही कम हैं क्योंकि पूरी वर्ल्ड में, पूरी अर्थ के किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जा रही हैं. सो दे आर वेरी लेस एंड देयर आर फ्यू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ दीज एंडेमिक स्पीशीज ऑल्सो. धीरे धीरे इनका नंबर भी कम होता जा रहा है. अब वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? उसमें सबसे पहले आता है हमारा लॉस ऑफ हैबिटेट. अभी हमने सबसे पहला जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, द वेरी फर्स्ट टॉपिक वाज डिफॉरेस्टेशन, और उसी में हमने डिफॉरेस्टेशन में बोला था बिकॉज डिफॉरेस्टेशन इज अ हैबिटेट टू मेनी एनिमल्स. तो इफ वी कट द ट्रीज द एनिमल लूज देयर हैबिटेट, और उनके हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से ऑब्वियसली देयर नंबर विल बी लेस. So if the environment is altered in any form due to pollution may be there or any destruction due to human activities, that lead to loss of habitat of these animals. Second is overexploitation. Due to overhunting for some specific part of those animals, like passenger pigeon, they were very dominating in North America, but they were just killed for food. And now they have become extinct. So this is just an example how overexploitation of particular species may lead to extinction. Then introduction of new species. When some new species are introduced in a new area, so they may prey upon जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है, वो उन पे प्रे करेंगे और फूड और डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए compete करेंगे. तो ऑब्वियसली उनकी जो लाइफ के लिए सिचुएशंस हैं वो वर्स्ट हो जाएंगी एंड दे विल जस्ट फिनिश, राइट. सो कॉलोनाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर न्यू स्पीशीज में एंटर, राइट. और उनकी वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन आता है और अल्टीमेटली देयर लाइफ इज lost. Then it comes ecosystem disruption. This also we have discussed in deforestation topic, that it leads to disruption in the environment, maybe in the form of global warming or maybe in the melting of glaciers, right? Greenhouse effect, ozone depletion, somewhere changes in the environment, change in the ecosystem will lead लिंक्ड टुगेदर. जो एनिमल्स के साथ उनका रिलेशन है वो हमने पढ़ा था ना, इकोसिस्टम में बायोटिक और अबायोटिक ऑर्गेनिज्म मिलके रहते हैं. तो अगर इनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा
तो जो उनके साथ लिंक्ड ऑर्गेनिज्म है देयर लाइफ विल ऑल्सो गेट डिस्टर्ब. सो रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज मे अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अदर. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब हम एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज़ को किल करना शुरू करते हैं तो वो अल्टीमेटली, क्योंकि किसी ना किसी फूड चेन का पार्ट है वो, तो सक्सेसिव जितनी भी उसके ऊपर फूड चेन की जनरेशंस हैं, ऑर्गेनिजम्स की पार्ट्स हैं उस फूड चेन के, देयर नंबर विल बी अफेक्टेड. तो दीज आर मेजर factors that lead to extinction of endemic species. One is loss of their habitat, second is overexploitation, third is introduction of new species, or you can call it as colonization and ecosystem disturbance, right? So these factors will lead to the extinction of endemic species of a particular area. So government has started many projects and programs to have that these endemic species preserved, right? इनको बचाने के लिए हमने पीछे भी पढ़ा था नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स एटसेट्रा. तो दे आर सम ऑफ द एफर्ट्स डन बाय द गवर्नमेंट. वहीं पे कुछ और हमारे प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक वी नो दैट प्रोजेक्ट टाइगर, right, just to save the particular tiger. नेचर कैंप्स, जंगल लॉजेस, ये इस तरीके के नेचर कैंप्स है, जंगल लॉजेस एटसेट्रा. देयर आर मेनी नियर बाय एरिया वी हैव. सो क्या फ़ायदा होगा इसका? दिस विल प्रमोट वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस अमंग पीपल. लोगों के बारे में अवेयरनेस आएगी वाइल्ड लाइफ के लिए, और नेचुरल हेरिटेज हमारा प्रिजर्व होगा. और इससे एक और बेनिफिट भी होता है, इको टूरिज्म. टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है. पीपल आर मोर क्लोज टू द नेचर, राइट? सो दिस आर सम ऑफ द प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स विच हेल्प टू कंजर्व नेचुरल हेरिटेज. Our next topic is migration. When a bird or an animal move to a new area to get some favorable place to breed or to get abundant food and come back to their original home after some time, this periodic movement is known as migration. Migration is the seasonal, or we call the periodic movement of animals or birds to a new area and back home is known as migration. अब birds, animals इतनी दूर दूर migrate करते हैं. जैसे हमारे पास एक बहुत small bird है, सूटी shearwaters इसका नाम है, और इट माइग्रेट्स इन सर्च ऑफ फूड नियरली 64,000 किलोमीटर्स अ ईयर फ्रॉम न्यूजीलैंड टू द नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड बैक. सी व्हाई दे गो टू अदर प्लेसेस? जस्ट फॉर ब्रीडिंग और टू गेट अबंडेंट फूड. अब वापस देखो, जाना तो एक से दूसरी जगह ओके, बट उसी प्लेस पे वापस भी आना, तो कोई तो ऐसा फीचर होगा इनके पास जो उस जियोग्राफिकल लोकेशन को आइडेंटिफाई करके वापस वहीं पहुंच जाते हैं, राइट? तो दीज हैव, जो माइग्रेटेड बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं, उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो दूसरों के पास नहीं होंगे, जिसकी वजह से दिल कम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स दे नेविगेट विद द हेल्प ऑफ शार्पर आईसाइट. उनकी आईसाइट बहुत शार्प होती है. दे हैव अ बेटर विजुअल मेमोरी. जो कुछ उन्होंने रास्ते में देखा हुआ ना, वो एक उनके मेमोरी में स्टे करता है फॉर लॉन्गर टाइम. एबिलिटी टू रीड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को भी ये रीड कर सकते हैं बाय सम इन बिल्ट मैग्नेटिक कंपास इन देयर माइंड. उनके ब्रेन में एक टिश्यू टाइप है जस्ट which behave as a magnet and identifies the earth magnetic field. यानी वो ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाते हैं उसी डायरेक्शन में जहाँ से वो वापस आए थे. So this is how these animals or birds, they move to a large distance and come back to their home. And this periodic movement is known as migration. So migration may be defined as the seasonal movement of animals or birds to a new area and back home. Why they go? To find some suitable place to breed and to get abundant food
And birds navigate with the help of कौन से features हैं? Better eyesight, sharper eyesight, better visual memory, ability to read Earth's magnetic field with the help of inbuilt magnetic compass in their brain. So these are some of the features which help birds to migrate to far places. Then we have a process. हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था डिफॉरेस्टेशन. अब एक जगह के पर्टिकुलर ट्रीज हमारे रिमूव हो चुके हैं, तो क्या हम वहाँ दोबारा नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं. एंड वी हैव टू प्लांट द ट्रीज एट अ प्लेस फ्रॉम वेयर द ट्रीज आर कट. सो एक ऑलरेडी सेटअप एरिया जहाँ पर हमारे ट्रीज एग्जिस्ट करते थे और वहाँ से वो कट चुके हैं, किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वहाँ पर हम दोबारा से उनको रिस्टोर करना चाहते हैं. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रीफॉरेस्टेशन और वी कॉल इट एट अफॉरेस्टेशन. दोबारा से, री मीन्स रिपीट, हम उसी प्रोसेस की फॉरेस्टेशन को प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं. ठीक है. या जहाँ पर हम डिफॉरेस्टेशन कर चुके हैं वहाँ हम दोबारा ट्रीज लगा रहे हैं. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफॉरेस्टेशन, प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग एंड रिक्रिएटिंग फॉरेस्ट, राइट, which were once existed but now they have been removed. So for rapid establishment flora and fauna in a particular, अब जहाँ हम फॉरेस्ट डिवेलप करना चाह रहे हैं वहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारी ध्यान रखने की क्या है कि वी शुड सिलेक्ट द सेम स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर देयर अर्लियर. जो ऑलरेडी वहाँ पर थे हमें वही स्पीशीज चूज़ करनी है, क्योंकि उनके हिसाब से वो लैंड सूटेबल है, उसके लिए कंडीशन अवेलेबल हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पर अच्छे से ग्रो करेंगे. सो रिफॉरेस्टेशन शुड बी डन ऑन एन एरिया विच इज़ डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड ट्रीज ऑलरेडी वहाँ से हो चुके हैं. क्लियर. देन टू कंजर्व अ बायोडाइवर्सिटी और वी कॉल द प्लांट लाइफ, उसको हम लोग बचाने के लिए एक प्रोसेस और जो हम फॉलो कर सकते हैं, इट इज़ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मीन्स हम जानते हैं पेपर इज़ मेड ऑफ वुड. पेपर को बनाने के लिए हमारे बहुत से ट्रीज़ को कट करना पड़ता है हमें. सो प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग वेस्ट पेपर एंड रीमेकिंग इनटू न्यू पेपर प्रोडक्ट्स इज नोन एज रिसाइकलिंग. तो अगर हम पेपर को रीयूज़ करके उसको रिकवर करके वेस्ट पेपर से एक नया पेपर बना पाएँ तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिसाइकलिंग. और रिसाइकलिंग में आपने देखा होगा आपके घरों में कबाड़ी वाला आते हैं, दे टेक योर दीज न्यूज़ पेपर्स, और आप जैसे एक क्लास आपके पास हो गई तो जितनी भी नोटबुक्स और बुक्स होंगी दे कम टू कलेक्ट दोस, राइट. वो वहाँ उनको कहाँ लेके जाते हैं? दे टेक देम टू रिसाइकलिंग प्लांट्स, और वहाँ पर जाकर वो हमारा पेपर एक नई फॉर्म पेपर में डेवलप होता है. और वो जो पेपर आपसे वो लेके गए हैं उस पेपर को हम कहते हैं स्क्रैप पेपर. So the paper which is no use for you but it is suitable for recycling, for making new paper, is known as scrap paper. हमारी अगर हम एस्टिमेट देखें तो इवन हम हाफ ऑफ द वर्ल्ड पेपर का भी, अगर हम वर्ल्ड के हाफ जितना भी पेपर यूज़ होता है उसमें से हाफ पेपर को भी हम रिसाइकिल कर दें तो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को हम डिफॉरेस्टेशन होने से बचा सकते हैं. So we should always conserve paper. बचाना चाहिए because we need to follow reduce, reuse and recycle. 3 इनको हम कहते हैं 3 R's principle. Right? If we follow this 3 R's principle, we are going to save our Mother Earth. We can conserve our plants and animals' life. So this was all about the chapter conservation of plants and animals. How can we conserve different variety of plants and animal life found on this earth? Thank you. Please share and subscribe.